एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं अकेले नहीं गई थी बम्बई से, जागरूकता हमारे मंच के तरफ से 2 साथी वहाँ पर कुछ दिन जाते हैं। अनुभव जो है वो सिर्फ वहाँ का जाने के बाद का नहीं है। जब से हम सुन रहे हैं पॉस्को के खिलाफ ये लड़ाई चल रही है और लोगों की लड़ाई जोरदार तरीके से चल रही है, तो 1 साल भी होने को आए से तब से हम जागरूकता मंच की तरफ से और बहुत सारे बम्बई की संगठनाओं ने मिलकर उसका विरोध करने की कोशिश लगातार की है। उसके बाद में जब भी ये एक फ्रेश अटैक जिसको कहेंगे, एक नया वहाँ पर उसके ऊपर फिर से हमला शुरू हुआ, तो उसके बाद में हर रोज हम सुन रहे थे। सुनने के बाद में एक बेचैनी से लग रही थी कि इसके बाद में हम कर क्या करें, और इसके लिए जो है हमने सोचा कि कुछ पत्र बांटे जा सकते हैं, खास करके अगर मजदूरों के बीच में, क्योंकि जो लड़ रहे हैं वो भी मेहनतकश लोग हैं वहाँ के, तो इसलिए मजदूरों के बीच में एक प्रचार होने की बहुत जरूरत थी। मध्यम वर्गों के बीच में भी प्रचार होने की जरूरत है, लेकिन मध्यम वर्ग को जो है इंटरनेट का एक्सेस होता है, अखबारों से वो पढ़ लेते हैं और कितना कुछ करेंगे उसका बोल नहीं सकते, लेकिन मजदूरों के बीच में ऐसा लगा था कि प्रचार होना चाहिए। तो इसलिए स्टिकर्स और पोस्टर्स, स्टिकर्स और लिफलेट्स निकालने की हमने कोशिश की, बांटने की कोशिश की। उसके बाद में ऐसे लगा कि बार बार जब वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि आप लोग कुछ लोग आइए। तो उस वजह से हम यहाँ से ज्यादा लोग जाना चाहते थे, लेकिन जाना मुश्किल हुआ, इसलिए 2 लोग यहाँ से गए थे। तो हमारे एक जो दूसरे साथी गए थे हमारे साथ में, वो गारमेंट्स में काम करते हैं, मजदूर हैं, अभी आ नहीं पाए हैं, आएंगे तो हमारे साथ नहीं आए हैं। तो जब वो आते हैं तो शायद बोल सकते हैं कुछ बात यहाँ रखने के लिए। जहाँ तक पॉस्को का सवाल है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉस्को करके देखने की बात नहीं आती है इसमें। पूरे देश के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से विदेशी कंपनियों को और भारत के जो बड़े पूंजीपति हैं लेकिन जो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाते, उन्हें भी विदेशी पूंजी की जरूरत पड़ती है, उसके बिना वो खड़े रह नहीं पाते। तो उनके लिए किस तरीके से हर कानून को तोड़ा जा रहा है, हर जगह कैसे लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की जमीनों को लूटा जा रहा है। शहर के अंदर क्या देखते हैं कि झोपड़पट्टियों की जमीन जो लोगों ने बांध के तैयार की है, उसको निकाल के बिल्डरों के हाथ में, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, विदेशी कंपनियों के हाथ में देने के लिए सरकारें, राज्य की सरकारें, केंद्र सरकार, सभी लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर कानून को तोड़ कानून को नहीं बनाए हैं, तो उनको तोड़ना मरोड़ना बहुत कठिन नहीं है। तो इस सारे बैकग्राउंड में मुझे लगता है कि हमको पॉस्को को देखने की एक जरूरत है, और यहाँ पर क्या आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी समझने की जरूरत है। जहाँ तक पॉस्को का सवाल है, मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों को मालूम होगी इसके बारे में। पॉस्को जो है पोहैंग स्टील कंपनी करके एक साउथ कोरियन कंपनी है, और उड़ीसा में अभी उसको पूरी सहूलत दी गई। किस चीज के लिए? तो पॉस्को का कहना है कि वो 30 साल में हर साल 12 मिलियन टन, मतलब 120 लाख टन स्टील बनाए हर साल। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनका पूरा रोल निकलता है इसमें, कि वो कहते हैं आज भारत में इतना स्टील बनता है, कल को इतना बनेगा, 20 साल बाद उतना बनेगा। ये एस्टिमेट्स निकालने में बहुत तजुर्बेकार, और ये तजुर्बे मतलब उस पूरे तजुर्बे को कभी वो लोगों की तरफ से इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर क्या होना चाहिए, मतलब कि विदेशी कंपनियों का माल यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे हमें खरीदना चाहिए उसको, और विदेशी कंपनियों को कैसे लूट की पूरी छूट देनी चाहिए, उसके लिए वो पूरे अपनी आंकड़ेबाजी तैयार करते हैं। तो इस सिलसिले में अगर हम देखते हैं तो एक कोरियन कंपनी यहाँ पर सबसे बड़ा विदेशी पूंजी लेके आ रही है, वो उसको डालने वाली है उड़ीसा में। अब ये सब बताया जाता है ना, ये हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो 152,000 करोड़ रुपया वो डालने वाली, उसकी लागत। वो क्या लेके जाने वाली है ये हमको बताया नहीं जाता, लेकिन अगर हम देखने जाए तो सिर्फ उसको जो सहूलियतें मिलेंगी, जो छूट मिलेगी, कंसेशंस एंड कमीशन ऑर्डर, वो जो उसको मिलेगी सिर्फ वो है जो 154 करोड़।
अलावा उसका जो प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, वो तो पूछिए मत, कुछ 1,90,000 करोड़ ये उसका मुनाफा मिलेगा। भारत को क्या मिलने वाला है? अभी जैसे कार्ड बता रहे थे कि 2,000 करोड़ भी नहीं मिलेगा। अब इस कंपनी के लिए, उसको स्टील बनाने के लिए कंदहार करके जो जगह है, वहां के पूरा इलाके में जो खनिज है, खास करके जो लोहे का खनिज है, कच्चा लोहा है, वो उसको दिया जाएगा माइनिंग एरिया पर। थोड़ी देर के बाद में हम कुछ स्लाइड्स या कुछ फिल्म वगैरह देखेंगे, उसमें हमने मैप्स डालने की कोशिश की। तो ये जो सिर्फ कंदहार का इलाका है, ये है कुछ 6,000 हेक्टेयर, मतलब 15,000 एकड़ जमीन। अब जमीन की बात हो रही तो लोगों की बात होनी चाहिए, लेकिन बात ऐसी है कि वहां पर कितने लोगों की ये जमीन जाने वाली है, वहां पर कितने लोगों का उनका पूरा उदर निर्वाह निकल जाने वाला है, इसके बारे में चर्चा तक नहीं है, इसके बारे में गिनती तक नहीं है। और ये जो है सबसे आदिम आदिवासी लोग। इसके अलावा जो है पॉस्को को सिर्फ उसका स्टील प्लांट बनाने के लिए 4,000 एकड़ जमीन दी जाएगी, मतलब 5 गांव की जमीन दी जाएगी। बहुत ही उपजाऊ जमीन है, वहां पान की खेती होती है, बनारसी पान वहां से आता है। अगर हम फोटोज देखते हैं फिर से थोड़ी देर के बाद में, तो आप देखेंगे एक बास्केट के अंदर 10-10 हजार पान है और एक पान 1 रुपए का आता है। तो ये उपजाऊ जमीन, हर 1 महीने 2 महीने के बाद में पान की फसल आ जाती है। वहां पर जो है काजू की खेती बनती है, काजू के पेड़ हैं बहुत सारे, तो वो भी वहां पर बनता है। चावल वगैरह तो है ही है। तो ये उपजाऊ जमीन को वो लेके इस्तेमाल करने वाले हैं प्लांट के लिए। उसके अलावा 2,000 एकड़ जमीन मिलने वाली है उसको पारादीप का जो बंदरगाह है उसके पड़ोस में। पारादीप का बंदरगाह तो है ही है, अब पॉस्को का खुद का डेडिकेटेड कैप्टिव ऐसा एक बंदरगाह बनेगा, उसके लिए 2,000 एकड़ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो वहां के मछुआरों का क्या, वहां के छोटे किसानों का क्या, उसके बारे में भी कोई बात नहीं। तीसरी बात, इतना बड़ा जब स्टील प्लांट बनता है तो उसके लिए पानी की बेतहाशा जरूरत है। तो उड़ीसा में जो सबसे बड़ी नदी है, महानदी जिसको कहते हैं, उस महानदी का पानी इस प्लांट को दिया जाएगा। आंकड़े बहुत कठिन है, कभी बोला जाता है कि एक सेकंड में कितना पानी इस्तेमाल किया जाएगा, कभी बोला जाता है 1 दिन में कितना इस्तेमाल हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से कुछ तो 3,000 मिलियन टन या ऐसा कुछ हर दिन इस्तेमाल होने वाला है। तो ये जो पानी जाने वाला है उसमें 5 जिलों के किसानों की खेती होती है, 5 जिलों, तो उनकी खेती का पानी का क्या? ये सवाल जवाब कौन देगा इसका? पूरे भुवनेश्वर और कटक को यहां से पीने का पानी मिलता है इसी नदी से, और ये सारी नदी जो है उसके ऊपर एक बांध बनाया जाएगा, उसको मोड़ दिया जाएगा ताकि पॉस्को को पूरा का पूरा पानी जाए। इतना ही नहीं तो और एक नदी है हंसुआ करके, ऐसी कोशिश है कि उसको भी मोड़ने की कोशिश करेंगे और पॉस्को को पानी दिया जाएगा। तो ये कौन सा विकास है, इसके बारे में बहुत जोरदार विचार करने की जरूरत है। किसके लिए है ये विकास, ये भी सोचने की बहुत जोरदार, मतलब एक कोशिश होकर उसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। पॉस्को के लिए एक अलग रेलवे लाइन बनेगा, पॉस्को के लिए रास्ते बनेंगे। मैं थोड़े मजेदार किस्से सुनाती हूँ, ये मजेदार नहीं है क्योंकि जो लोग जीते हैं उसके लिए बहुत कठिन परिस्थिति है वो, लेकिन हम दोनों साथी जब यहाँ से गए तो भुवनेश्वर गए, उसके बाद में पता चला कि अगर जाना है उस गाँव में तो एक कोई ट्रेन है वो थोड़ा रास्ता आपको लेके जाती है, 150 किलोमीटर दूर ही है भुवनेश्वर से ये जो जगह है पारादीप की तरफ। लेकिन वो 150 किलोमीटर के लिए ट्रेन कैसी है कि ऐसी ट्रेन है, 4 रेलवे लाइन चलते हैं वहां पर, 4 में से 3 सिर्फ कच्चा माल लेके जाना और लाना, कोयला, लोहा, ये सारा कच्चा माल जा रहा है आ रहा है, इसके लिए 3 रेलवे लाइन, 3 रेलवे ट्रैक्स है, और पैसेंजर के लिए जाने आने के लिए मिला के 1 ही ट्रैक। और ट्रैक भी ऐसा कि हम वहां पर गया, हमने कहा स्टेशन कहां
लेकिन तो उनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ है, बोर्ड भी दिखा गई, तो पता चला कि कूदना पड़ता है, प्लेटफॉर्म नाम की चीज नहीं है। ये बात है जो सरकार ने लोगों के लिए की ही नहीं है, लेकिन पॉस्को के लिए वो हर चीज उठा के देगी। उसके बाद में वहां से अगर आपको उस गांव में जाना है, गोविंदपुर में जाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको ट्रैक्टर वैक्टर मिलेगा, कुछ तो जीप मिलेगा, चल के जाओ, कुछ भी करो, उसको परवाह नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आज तक जिस गांव में सरकार ने प्रवेश नहीं किया, कोई भी विकास वहां होने नहीं दिया, कोई विकास करने की कोशिश नहीं की, उस गांव को आज वो इतना एक बड़े नजर से देख रहे हैं, क्योंकि उसको पूरा उठा के पॉस्को के हाथ में। ये हमारे यहाँ पर विकास की व्याख्या चल रही है। अब जहां तक वहां के लोगों का सवाल, मुझे लगता है कि वहां हम क्यों गए थे और क्या देखा हमने, तो हमने देखा कि वहां पर जो है आमतौर पर हम बॉम्बे में देखते हैं कि अगर हमारे मजदूरों का मोर्चा है तो मजदूरी आते हैं, टीचर्स का मोर्चा है तो टीचर ही आते हैं, वो भी बहुत सारे नहीं आते, कमेंट बताएंगे। लेकिन वहां पर जो है बूढ़े दादाजी हैं जो अपने छोटे 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 नातों को या पोतों को लेके आ रहे हैं और घरे में बिठा रहे हैं। और इतनी ज्यादा धूप थी, हम गए थे तभी भी, और उन्होंने कहा कि अब तो ठंडक पड़ेगी। इतनी ज्यादा धूप में उस रेत में सोना, क्योंकि ये पारादीप जो है बंदरगाह है, समुद्र के बहुत नजदीक है, तो इसमें पूरी उसको बागी दूध भी बोलते हैं, क्योंकि बाग है, रेती है। उस गर्म तपती रेत में बच्चे सबसे आगे सोए हैं, उसके पीछे औरतें, उसके पीछे बुजुर्ग आदमी और फिर पीछे युवक। ये क्यों? क्योंकि पिछले 1.5 महीने से पुलिस की जोरदार कोशिश रही है सरकार की तरफ से, बस पॉस्को की तरफ से, कि वहां की जमीन, मतलब वहां से लोगों को भगाने की वो कोशिश करे, उनकी जमीन जो है जबरदस्ती हड़पने की कोशिश करे। और उसका विरोध करके ये लोग वहां पर 1.5-2 महीने से हर रोज लेके हुए हैं इस तपती हुई रेत। एक चीज जो हुई है कि ये सब जब चल रहा था, पुलिस को पता चला कि बच्चों को तो हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो सरकार को बच्चों के बारे में बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। उन्होंने कहा देखो ये बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन के लिए। तो अभी 2-3 दिन पहले सरकार की तरफ से कमीशन जाके आया और बच्चों ने अकेले में उनके साथ बात की और कहा कि आप हमारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे स्कूल में पुलिस का कैंप लगा हुआ है, हम कैसे जा सकते हैं वहां? दूसरी बात ये कि हमारे स्कूल में अगर हम जाते हैं और यहां पर हमारी जमीन अगर छीनी जाती है, इसके बाद में हमारे माँ बाप को ना रहने के लिए घर होगा, ना जोतने के लिए कोई जमीन होगी, तो उसके बाद में हमारे भविष्य का क्या, इसका आपने सोचा क्या? और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, असल में मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि 2-2 साल के बच्चे, अगर कुछ किसी ने गिराया है तो उसको बालू में जाके धूप में उठा के उसको ठीक ठाक रखना, ये सब बच्चों की तरफ से चल रहा था। एक अलग ही मतलब उसका एक असर हमारे ऊपर हो जाता है। महिलाएं जो है, पुरुष जो है वहां के, उन्होंने अपने पूरे दिन को इस तरीके से मोड़ दिया है कि यहाँ रहने की जगह में 10 बजे आना पड़ता है, तो वह सवेरे 2 घंटे अपने पान के बराज बोलते हैं उसको, पान की जो खेती करती है, 2 घंटे सुबह हो जाके बराज में काम करके आते हैं, 10 से लेके 3-4 बजे तक यहाँ पर बैठते हैं धरने में, उसके बाद में वापस 2 घंटा अपना पान के बराज में जाते हैं और फिर तो एक संघर्ष होने के कारण असल में कैसे लोग अपना दिन भी मोड़ते हैं, अपना दिन जो है पूरा तरीके से उसको कैसे इस्तेमाल करना है कि पेट भी भरना है और उसी टाइम पर जो है संघर्ष का हिस्सा भी, संघर्ष को चालू भी रखना है। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। उसके बाद में ये जो पुलिस की मैंने बात की, तो आप सब लोग जानते हैं, याद दिला रही हूँ सिर्फ कि 1 साल पहले मतलब 15 मई 2010 को इतनी जोरदार पुलिस का हमला हुआ था उस गांव के ऊपर, कि 4-5 जो गांव है उसमें इतना जोरदार हमला हुआ था कि 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे, 2 या 3 उसके बाद में मर गए थे। उनका आंकड़ा उस टाइम पर नहीं आया, लेकिन बाद में भी कभी नहीं आया। तो ये
गुस्सा उसको व्यक्त करने के लिए वो सामने आके वहां पर अपना धरना लगाए बैठे हैं, वो उनको अंदर जाने देंगे। तो पुलिस ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया कि धरना यहाँ पर चल रहा है, गोविंदपुर के बाहर चल रहा है, भिंकिया और पटना उसके पीछे आता है, दूसरी तरफ नुआ गांव आता है और एक गांव में नाम भूल गई थोड़ा मुकट का कुछ ऐसे कुछ नाम तो मैं नाम भूल गई। तो वो दो गांव की जो जमीन है वो ज्यादातर पारादीप की तरफ आती है। तो उन्होंने पारादीप की तरफ से हमला शुरू किया और जो भी पान के बाराज थे उनको तोड़ने की मतलब तोड़ना शुरू कर दिया, जला दिया। तो नुआ गांव के लोगों को बहुत मतलब मजबूरी से ये जो उनका मुआवजा देने का जो था ऑफर था उसको मांगा, क्योंकि जमीन तो जा चुकी थी। अब जमीन के बारे में एक चीज मैं बोलती हूँ जो मैं भूल गई बीच में। सरकार बोलती है कि ये जमीन जो है सरकारी है। अगर लोगों को कहना है कि हाँ ये मेरा पट्टा है, ये मेरा राज है, तो लोगों से 75 साल पुराना प्रूफ मांगा जाए। 75 साल पहले आज भी उस गांव के अंदर 10 या 12% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो 75 साल पहले का पुरावा कौन देगा? दूसरी चीज, अगर समझ लीजिए किसी के पास था, मुश्किल है क्योंकि ब्रिटिशों का जमाना था, लेकिन अगर किसी के पास था भी तो 10 साल पहले 12 साल पहले इसी इलाके में भूचाल, इसी इलाके में साइक्लोन आया था और सारी जमीनें, सारा घर, सबके घर पानी में डूब गए, तो वो प्रूफ लेने का भी कोई चांस नहीं है उसे। सवाल यही उठता है कि हम एयरपोर्ट में भी देखते हैं या मुंबई में भी हम देखते हैं, लोगों से मांगा जाता है 95 का प्रूफ है कि नहीं, 2000 का प्रूफ है कि नहीं। कोई बिल्डर से वो प्रूफ नहीं मांगता। एयरपोर्ट में बार-बार पूछते हैं कि जीबी के जिसने एयरपोर्ट लिया है उससे प्रूफ नहीं मांगते हो तो कि 95 है, 2000 का प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? आज कॉस्को से मांगा जा रहा है क्या 75 साल पुराना प्रूफ है तुम्हारे पास? तो ये लोगों से क्यों मांगते? तो लोगों ने जो इतने पीढ़ियों से उस जमीन को जोता है उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है। प्रूफ हो नहीं हो, उनकी जो है जमीनें छीनने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। और पुलिस का इसमें जो रवैया है वो यही है कि कुछ फिल्मों में अगर हम देखते हैं तो 2 साल पहले की, 1 साल पहले की, कि उन्होंने बिना सोचे समझे रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया है। ऐसे उन्होंने 100 लोगों को घायल किया था और वो रबर बुलेट्स की वजह से जो है झोपड़ियों को आग भी लगती थी। वहां पर पूरी जो झोपड़ी है वो घास से उसके ये बने हुए रूप्स बने हुए, तो उधर नहीं है, कभी कभी को प्रश्न। तो ये पूरी उधर की परिस्थिति है। अब इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टियों का बड़ा मजेदार है। वहां पर जो मॉस्को प्रतिरोध संघर्ष, मॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिति PPSS जो है वो वहां के लोगों का है और जिसमें CPI का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो है बाकी पार्टियां भी आने लगी है, लेफ्ट की पार्टियां तो आने ही लगेंगी। अभी कांग्रेस और बीजेपी भी बड़ा जोर शोर से लोगों का समर्थन करने आ रहे हैं। कांग्रेस पता नहीं किस मुंह से वो आ रहे हैं, क्योंकि उसी का जयराम रमेश है। जयराम रमेश का नाम आजकल हर मीटिंग में आता है। पहले कहता है कि नहीं, कि ये तो जंगल की जमीन है, इसमें आप घुस नहीं सकते हो, और 10 दिन के बाद में कहता है कि ऊपर से प्रेशर आया तो मैंने बदल दिया और कहता है कि हाँ ये कुछ चल जाएगा आपकी जमीन में। तो जो जयराम रमेश कांग्रेस के मंत्री पद लेके बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, वो कहता है कि क्लियरेंस है कॉस्को को यहाँ पर उसका प्लान बनाने के लिए। और उसी टाइम पे कांग्रेस की वहां के जो लोकल लोग हैं वो जानते हैं वोट हारेंगे, तो अभी से जो है लोगों का थोड़ा बहुत तो साथ दे दो, उसके लिए वो समर्थन देने के लिए आ गए। दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी जो अभी तक बीजू जनता दल जो वहां की रूलिंग पार्टी है उसका हिस्सा थी, जब तक वो हिस्सा थे तब तक उन्होंने कॉस्को के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अब बीजू जनता दल खुद अपने बल पे बोलने के लिए, पर उस अपने बल पे उसने सरकार बनाई है, तो बीजेपी उसका विरोध कर रही है। यही बीजेपी जो है कर्नाटक में कॉस्को को बोल रही है आज। कल ही हमने पढ़ा कि उसके बाद उसके खिलाफ में जो है कर्नाटक के किसान आंदोलन।
कुछ असल में बातें ऐसी आई हैं कि जिस 9 गांव का खेती का जमीन निकाल दिया गया, उनको मुआवजा दिया गया, वो लोग कहते हैं कि हम हर साल 1.5 से 2 लाख रुपया कमाते थे। महीने का 10,000 रुपया आराम से कमा लेते थे हमारी खेती। पान है, काजू है, तो इसमें दाम तो अच्छा आता ही है। अच्छा बोलेंगे तो काजू का दाम ये है कि वहां पर 1 किलो के पीछे 70 रुपया मिलता है, लेकिन उसके बाद में वहां पर यहाँ पर लाके उसको सेकना, जो कि उसका प्रोसेसिंग करना होता है, वो यहाँ पर होता है। उनका कहना था कि हम 10,000 रुपया तो आराम से कमा देते हैं, 10,000 नहीं 15,000 भी कमा देते हैं। तो हर साल 1.5 से 2 लाख रुपया वो अपने आप कमाते थे। आज सरकार ने उनकी जमीन ले ली है, उनको अभी रोजगार का कोई साधन नहीं बचा युवा गांव के लोगों, और उनको मुआवजा कितना दिया गया है? 1,40,000 दिया नहीं गया है, कागज पे बोला गया देंगे। तो 1,40,000 तो उनका 1 साल का कमाई भी नहीं है, लेकिन उनको मजबूर किया गया उनके खेत चला के, आओ ये पैसा ले लो वरना तुम्हारी जमीन भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। आज 9 गांव के लोगों की ऐसी हालत है कि गोविंदपुर और ढिंकिया, जहां पर अभी भी खेती चल रही है, वहां पर आके वो लोग खेत मजदूर करके काम करना शुरू कर दें। ये परिस्थिति हम लेते हैं। इसका मतलब क्या बनता है कि ये जो बंदरगाह बनने वाला है, ये प्लांट बनने वाला है, ये जो पूरा माइनिंग बनने वाला है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की आमदनी निकल जाने वाली है, इनको जबरदस्ती शहरों की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ भेजा जा रहा है। वहां पर जाके वो खेत मजदूर बनेंगे, वहां पर जाके वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बनेंगे। इस हालत में मतलब एक दिन में अगर मालिक रही हूं किसी खेत की और दूसरे दिन मुझे बोला जाता है कि जाके खेत मजदूर करके काम करो, इस परिस्थिति में लोगों को धकेला जाता है। तो जब ये बात चल रही थी तो कुछ गोविंदपुर के लोगों ने कहा कि नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, नवीन पटनायक कहते हैं कि पॉस्को हमको नौकरी देगा। हम नवीन पटनायक को बोलते हैं तुम यहां आ जाओ, हम तुमको नौकरी दे देंगे क्योंकि हमारे पास इतना काम है। ये असल में परिस्थिति है क्योंकि है उनके पास में वो रोजगार का पूरा साधन। अब इसके अलावा जो है पूरा प्रोपेगेंडा जिस तरीके से चल रहा है, हम जब ट्रेन से वापस आ रहे थे तो तभी जो है दो लड़कियां वहां पढ़ रही थी कुछ, मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो बोले कि सरकारी नौकरी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, कटक जा रही हैं हम। और मुझे कहते कि आप कहाँ से आएंगे, तो हमने कहा मुंबई से आएंगे हम। कहाँ? तो पॉस्को विरोधी आंदोलन चल रहा है वहां पर। तो आंटी आप जरा प्लीज हमको ना पॉस्को के फायदे बताइए। तो मैंने कहा पॉस्को के फायदे तो मुझे मालूम नहीं है, नुकसान मुझे मालूम है, फायदे तुम बता सकती हो। मुझे देखना था कि क्या चल रहा है, शिक्षा के माध्यम से लोगों के पास क्या लेके जा रहे हैं। तो कहने लगे मतलब जैसे पॉइंट बनाते हैं कोई बच्चे अपने परीक्षा के लिए, वैसे उन्होंने बोलना शुरू किया। देखिए प्रॉब्लम जो होगा ना पोल्यूशन तो होगा। आजकल गांव के अंदर भी बच्चे पर्यावरण की समस्या होगी नहीं बोलते हैं, प्रदूषण होगा नहीं बोलते हैं, पोल्यूशन होगा बोलते हैं। तो पोल्यूशन होगा, हाँ हो सकता है कुछ लोगों की जमीन जाएगी, लेकिन बहुत सारे हम डेवलपमेंट चाहते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ लोगों को नौकरियां भी मिल सकती है। तो मैंने कहा कि आपने जो कहा अभी कि लोगों को नौकरियां मिल सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, वो सारा कुछ हो सकता है शायद, लेकिन जो जाने वाला है लोगों की रोजगारी जाने वाली है, लोगों की जमीनें जाने वाली है, बच्चों की जिंदगियां पूरी तरह से तहस नहस होने वाली है, ये जरूर होने वाला है, ये तो हमको जानना चाहिए। तो हर एक तरीके से कोशिश हो रही है उड़ीसा के अंदर। मैं अभी उड़ीसा की बात कर रही हूँ क्योंकि बाकी देश में वही चल रहा है। हम जब वापस आ रहे थे तो उधर मैंने कहा ना एक बच्चों के बारे में अचानक प्यार आ गया है उड़ीसा सरकार को। तो 10वीं के रिजल्ट लगे थे तभी पेपर में था वहां पर कि 10वीं का रिजल्ट निकला है और ढिंकिया और गोविंदपुर गांव के बच्चों ने भी एसएससी पास किया। लेकिन बाकी बच्चे जो उनके बारे में हेडमास्टर बोलते हैं कि वो स्कूल नहीं आते हैं, वो आंदोलन में जाते हैं। तो आंदोलन में क्यों नहीं जाएंगे बच्चे?
समझ में आया था, इसके लिए शायद बच्चों ने ये जो जवाब दिया है वो दिया। और यही कहते समय ऊपर अगर आप देखते हैं तो उसमें दिखता है नवीन पटनायक और बहुत अंग्रेजी दिखने वाले, मतलब बहुत विदेशी दिखने वाले लोग हैं उसमें फोटो में। और लिखा जाता है कि उड़ीसा के अंदर जो एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई थी, वहां पर उड़ीसा के उद्योग मंत्री ने कहा था कि वो अभी 82 नए इंडस्ट्रियल जोन्स वहां पर लाने वाले हैं, 82 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने वाले हैं। और सबसे पहला तो शुरू भी हो चुका है, और वो क्या बना रहा है, तो प्लास्टिक। ये इनकी व्याख्या देखते हैं बार बार विकास को लेके, वो जो अमल में लाने की कोशिश करते हैं। समय ज्यादा दे रही हो, लेकिन खास करके मुझे लगता है कि ज्यादा बातें आई। अब ये अगर हम देखते हैं कि इस साल को जो है, हाँ एक चीज बनी है कि नौगांव के पास में वो जमीन देने के बाद में उन्होंने दीवार बांधना शुरू किया था हॉस्टल के लिए। लोगों ने इसका विरोध किया था क्योंकि उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनको बोला गया कि आपको उनको शायद नौकरी दी जाएगी, तो पक्का है कि नहीं वगैरह ये सब बात लेके 10 दिन तक उन्होंने उसको रोका था, दीवार के बाद नहीं रोका था। अब फिर से जो प्रो पॉस्को एक कमेटी बनी हुई है, उसके साथ चर्चा करके पॉस्को ने अभी दीवार बांधना पिछले 2 दिन से शुरू किया है। आज का रिकॉर्ड ऐसा है कि पिछले 2 दिन के अंदर 700 पेड़ काट चुके हैं। और विडंबना की बात यह है कि इस साल को संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं कि ये साल जो है वो जंगलों का साल, ईयर ऑफ द फॉरेस्ट। तो मुझे लगता है कि ये हम इसमें ना जाते हुए कि यूएन क्या कह रहा है, कोर्ट क्या कह रहा है, क्योंकि कोर्ट ने अपने कमेंट कोई ऑर्डर तो नहीं दिया है ऐसे। पॉस्को ने रोका था क्योंकि उधर बारिश हो रही थी, लोगों ने रोका था पुलिस को अंदर जाने से, इसलिए कुछ दिन तक रुका था। फिर कुछ उनका एक त्योहार आया था, उसके लिए रुका था। अब कब शुरू होगा हम बोल नहीं सकते हैं, कभी भी तैयारी होनी चाहिए लोगों की कि पुलिस वापस आएगी और उधर एक उनका कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगा। एक बात मतलब बताना ये लगा कि ये संयुक्त राष्ट्र हो, कोर्ट हो, इसमें से हम क्या पाएंगे नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है और जगह जगह हमारे जो आंदोलन चल रहे हैं, इसको अगर मिला के एक संगठित ताकत से हम लड़ते हैं तो जरूर इसमें से एक सच में एक सबक सीख के, एक जोरदार उसका प्रतिरोध होके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रुकती हूँ। कॉमरेड सागर अभी आए हैं, आप कहना चाहेंगे, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मुझे सिर्फ लगता है कि मीटिंग के अंत में ये मीटिंग ना रहे, इसके बाद में हम सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर जैतापुर में डाउ केमिकल्स है, बहुत हेक्टोपी जमीन है, या झोपड़पट्टी का जो सवाल है, इसके बारे में हम मिलजुल के क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचने की प्रक्रिया